चलिए तो बात करने वाले एक नए कंसेप्ट से जो होने वाला है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आपको बता दो यहाँ पे दो टाइप के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमें पढ़ना है। आज मैं सीखने वाला हूँ, पहले मैं सीखने वाला हूँ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, आज के कॉन्सेप्ट में जो ये कॉन्सेप्ट चल रहा है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल का कॉन्सेप्ट ही है। इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी देना है, आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी देना है और इलेक्ट्रिसिटी से आप केमिकल तैयार करेंगे, केमिकल बनाएंगे रॉड के ऊपर, केमिकल रॉड के ऊपर जाके चिपकेगा, उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और ये अपने आप में एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कैसे पता चला, सॉरी ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, मिस्टेक हो गया, माय मिस्टेक, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्यों नॉन स्पॉन्टेनियस वो भी मैं बताऊंगा। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो खुद से होता है, अपने आप से होता है, बट ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमें इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है, मतलब एक्सटर्नल पावर सप्लाई देंगे तब जाके वो केमिकल मिलेगा, अदरवाइज केमिकल मिलेगा नहीं। इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, चलेगा। जबकि गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या होता है, जो गैल्वेनिक या वोल्टैइक सेल है इसमें हमें केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है बिना किसी टेंशन की, मतलब इसमें हम कुछ देते नहीं है, केमिकल रख दिया ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिसिटी हो रही है, अपने आप से प्रोसेस होता है। इसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, चलेगा। इसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये मैं बाद में सिखाऊंगा। अभी जो सिखा रहा हूँ वो है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसमें हम पहले सीखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। देखो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन मोल्टन NaCl और एक्वस NaCl। यहाँ पे NaCl को आपने क्या किया है, मोल्टन फॉर्म में लिया हुआ है, मतलब पिघला हुआ, मेल्ट फॉर्म में लिया हुआ है, न कि आपने पानी मिलाया है, ध्यान देना। तो अगर आपने NaCl में पानी नहीं मिलाया तो सिर्फ NaCl प्योरली है। इसका डायग्राम बना दो, चाहिए तो छोटा सा एक, कि आपके एक पास एक बीकर है, इस बीकर में क्या है, दो रॉड रखे गए हैं और वो दोनों रॉड जो है आपको इस तरह से कनेक्ट कर दो। ये जो दोनों रॉड दिख रहे हैं आपको, ये दोनों रॉड किस सॉल्यूशन के अंदर हैं, तो सॉल्यूशन मत बोलो, बस मोल्टन NaCl बोल दो आप, चलेगा। इनको आप एक्सटर्नल पावर सप्लाई से अटैच कर दो इस तरह से, क्लियर है, ये इस तरह से। तो बहुत प्यारा सा डायग्राम, इसको मैं एनोड बोलूँगा जो कि प्लस का काम कर रहा है, इसको मैं कैथोड बोलूँगा जो कि माइनस का काम कर रहा है। अंदर क्या है, अंदर Na+Cl- है, क्लियर है। तो आपको बोलना क्या, यही जो दिख रहा है वही बोलना है कि देयर इज अ बीकर हैविंग मोल्टन NaCl, एक्वस सॉल्यूशन मत बोलते ना, मार्क्स कटेंगे। मोल्टन NaCl एंड टू ग्रेफाइट रॉड इज देयर विच इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल कंसीडर एज एनोड एंड नेगेटिव कंसीडर एज कैथोड, क्लियर है। अब आएंगे कि भाई ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एट एनोड, मतलब एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है। देखो एनोड का मतलब है पॉजिटिव, पॉजिटिव पे कौन जाएगा, नेगेटिव वाला, नेगेटिव कौन है, Cl, तो Cl का रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगा। Cl पहले से माइनस है, Cl क्या करेगा, Cl माइनस कैसे बना होगा, सोच लो पहले, जब उसने इलेक्ट्रॉन किसी से लिया होगा तब माइनस बना होगा, लेकिन अब वो इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहता है, रिलीज करना चाहता है। तो Cl ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, देखो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया, और Cl माइनस क्या बन जाएगा, नॉर्मल Cl, बट नॉर्मल Cl नहीं बनता है बल्कि Cl2 गैस बन जाता है। तो Cl2 गैस कब बनेगा, जब ये दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और यहाँ पे दो क्लोराइड आयन रहे होंगे, क्लियर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो प्रोसेस मेरा दिखाई दे रहा है इसे मैं इस तरह से लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए कि ये मेरा पहला Cl था, चलेगा। दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। Cl माइनस है, इलेक्ट्रॉन लूज किया एक, तो क्या बन गया, Cl बन गया। अब क्या होगा बोलो जरा, सोच लो अच्छे से। आप बोलेंगे कि सर दूसरा Cl भी यही काम करेगा, दूसरा Cl कौन सा काम करेगा, तो आप बोलेंगे दूसरा Cl भी यही काम करने वाला है। दोनों रिएक्शन को ऐड कर दो तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि 2Cl माइनस जब मिलेंगे तब Cl2 बनाएंगे और दो इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा। ये रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, ये रिएक्शन पूरी तरह से हमारे लिए जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैसे पता चला ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखो Cl का ऑक्सीडेशन -1 है, यहाँ पे Cl का ऑक्सीडेशन क्या हो गया, 0 हो गया। -1 से 0 क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब कि इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है, चलेगा। ये आपको दिखाना नहीं, मैंने आपके लिए बताया है। कोई डाउट है किसी को, हर एक चीज़ क्लियर हो रही है एकदम अच्छे से। डायरेक्टली बहुत से लोग यहाँ पे दिखा भी सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, इस चीज़ को डायरेक्टली इसी में दिखा सकते थे, बट ठीक है मैं स्टेप को थोड़ा सा क्लियर करके जा रहा हूँ। रिडक्शन में क्या होगा कि सोडियम आपके पास पहले से था, सोडियम प्लस में था ना, देखो सोडियम प्लस में है। नॉर्मल सोडियम कैसे बनेगा, जब उसे उसका इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, क्योंकि सोडियम प्लस कब बना होगा, जब उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। उसका इलेक्ट्रॉन जैसे ही मिलेगा वैसे ही सोडियम नॉर्मल बन जाएगा। ये रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, ऑब्वियस कैथोड पे होगा, तो ये कैथोड पे आके जमा हो जाएगा। अब आपको क्या बोलना है, नेट सेल रिएक्शन। नेट सेल का मतलब है तो दोनों को ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे, देखो 2Cl माइनस है, देख लो अच्छे से, 2Cl माइनस, उसके बाद यहाँ पे आ गया है Cl2 और दो इलेक्ट्रॉन, जबकि यहाँ पे है आपके पास Na+ और प्लस इलेक्ट्रॉन है और Na आ रहा है। दोनों को प्लस करने के लिए आपको दोनों का इलेक्ट्रॉन इक्वल होना चाहिए, तो आपने क्या किया, इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस है, देखो मैं मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। अब बोलो आंसर क्या मिलेगा,
तो अब आंसर मिल जाएगा 2Cl माइनस प्लस 2Na प्लस, एरो के बाद ये Cl2 और 2Na देंगे। ये हो गया हमारा ओवरऑल रिएक्शन जिसको नेट सेल रिएक्शन बोलते हैं। चलेगा। अब इस पूरे प्रोसेस में क्या मिल रहा है मुझे यहाँ पे चेक करो, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एट एनोड, मतलब कि जब इस Cl2 माइनस मतलब 2Cl माइनस ने जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो Cl2 गैस मिला और ये Cl2 गैस जाके कहाँ पे जमा हो गया, एनोड पे जाके जमा हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और यहाँ पे सोडियम ने जब इलेक्ट्रॉन ले लिया वापस से तो ये जाके कहाँ जमा होगा, ये कैथोड पे जाके जमा हो जाएगा। रिजल्ट में यही बोलना है, Cl2 गैस डिपोजिटेड एट एनोड एंड सोडियम मेटल डिपोजिटेड एट कैथोड। देख लो ये प्यारा सा आंसर है, मतलब आपने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किया तो ये केमिकल बन गए, बस इतना ही आंसर है। कितना इजी आंसर है देख लो, बहुत ही प्यारा सा आंसर आपको दिख रहा है। 3 मार्क का डायग्राम बनाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे और बाद में ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन दोनों का नेट कर दिया। जो आंसर मिला उसके बेस पे तुमने गेस कर लिया कि ये आंसर बन रहा है। माइनस वाला प्लस पे जाएगा, प्लस वाला माइनस पे जाएगा। सिंपल है, क्लियर है। अब मैं क्या लेने वाला हूँ, अब मैं ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl की जगह पे एक्वेस लेने वाला हूँ। आ रहा है समझ में, एक्वेस NaCl। सेम आंसर होगा, बहुत माइनर चेंजेस होने वाले, मैं आपको दिखाऊंगा। तो रेडी फॉर एक्वेस NaCl, चलो दिखाता हूँ। चलिए तो बात करने वाले हैं अब एक नए कंसेप्ट से जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वेस NaCl। क्या होगा, इसमें डायग्राम आपको टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, बट डायग्राम सेम आएगा और एक्सप्लेनेशन भी सेम आएगा। बस आप बोलेंगे जहाँ पे मोल्टन NaCl बोल रहे थे वहाँ पे आप क्या करेंगे, बस वहाँ पे ध्यान देना कि आप वहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे एक्वेस NaCl। क्लियर है। तो ये हो गया आपका रॉड, पहला रॉड, ये हो गया आपका दूसरा रॉड। इस रॉड को आपने सॉल्यूशन में डिप किया। इस बार मैं सॉल्यूशन वर्ड बार बार बोलूँगा क्योंकि सॉल्यूशन मैंने लिया है, ठीक है। सॉल्यूशन में Na प्लस Cl माइनस तो होता ही है, प्लस HOH भी होता है, इस बात का ध्यान रखना। यही चीज़ इससे जो है कि बाकी पुराने वाले सेल से अलग बनाएगी। क्लियर है। तो ये मेरा एनोड है जैसे कि पहले था और ये मेरा कैथोड है। कोई डाउट, सॉल्यूशन समझ में आ गया। एक्वस सॉल्यूशन मैंने लिया है। रिडक्शन हाफ रिएक्शन एट कैथोड, तो कैथोड पे क्या होगा, कैथोड आपका माइनस है तो प्लस वाला जाएगा, मतलब सोडियम जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सोडियम जो पहले से प्लस था उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्या बन गया, ये नॉर्मल सोडियम बन जाएगा। कोई डाउट है किसी को भी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, जो इसका आपको बता दो कि हर एक का एक क्या होता है, अपना खुद का एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो जो सोडियम रहेगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आपको देखना होगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है स्टैंडर्ड वो मिलता है -2.71। ये याद रखना है आपको, इतना वोल्ट होता है इसका, ठीक है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस इतना वोल्ट होता है। अब रिडक्शन जो है बच्चे, यहाँ पे पानी भी ब्रेक हो रहा है, तो ये जो H2O दिख रहा है इसका भी क्या होगा, ब्रेकिंग होने वाली है। अब जरा ध्यान देना, ये इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। पानी कैसे टूटेगा, तो आपको बता दो कि जैसे Na इलेक्ट्रॉन लेकर Na बन गया, सोडियम प्लस जो था इलेक्ट्रॉन लेकर सोडियम बन गया, वैसे ही पानी भी H प्लस और OH माइनस रहा होगा। तो ये प्लस वाला क्या करेगा, प्लस वाला क्या करेगा बोलो, आसानी से प्लस वाला आसानी से H बन जाएगा, H2 बन जाएगा। ये H क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। लेकिन H2 बनने के लिए इसको क्या चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिनिमम चाहिए। सही बात है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जब ये लेगा तब ये H2 बन जाएगा और यहाँ पे निकल क्या जाएगा, 2OH माइनस बाहर चला जाएगा। देखो समझ में इस तरह से आ रहा है, समझ में। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, 2H2O का मतलब क्या हो गया, H प्लस OH माइनस, बट ये H ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिया और H बन गया। बट ये H प्लस है और H2 बनेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2H बन जाएगा। जब ये 2 बनेगा तो ये भी 2 हो जाएगा, जिसका मतलब 2H2O। समझ में आया ये रिएक्शन। इसका भी खुद का एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होगा जिसको हम बोलेंगे -0.83 वोल्ट। और इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, किसका, पानी वाले का, जबकि इसका कम आ रहा है। ज़्यादा होने की वजह से जो कैथोड है उस पर H2 गैस जाके रिलीज होती है। इस बात का ध्यान रखना, मतलब ये H2 कहाँ पे जाके डिपॉजिट होगा, कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। क्लियर है। ये आपके लिए नया इन्फॉर्मेशन है क्योंकि इसके पहले क्या हो रहा था, सोडियम जाके जमा हो रहा था, बट यहाँ पे पानी में से H2 निकलेगा और वो जाके जमा हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एट एनोड की बात करते हैं। मतलब ये Cl जो है आपका माइनस रहा, माइनस था 2 Cl, इसमें आपने 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और ये Cl2 बन जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन देखो इसने आसानी से लूज़ कर दिया, Cl2 बन गया। अब इसका भी खुद का एक अपना क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। तो E0 जो होगा यहाँ पे, ठीक है, जो E0 होने वाला आपका -1.36 है। किसके लिए ये माइनस, ये क्लोरीन के लिए, इस बात का ध्यान देना, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब पानी का भी क्या होने वाला है बोलो, पानी का भी हाफ रिएक्शन होगा ऑक्सीडेशन के टर्म में। तो कैसे होगा ऑक्सीडेशन के टर्म में पानी के साथ में, ये भी क्या करेगा, जरा चेक करो। पानी जो है आपका इस तरह से टूट जाएगा,
पानी को अगर तोड़ेंगे तो H प्लस और O2 माइनस के फॉर्म में टूटेगा, दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे O क्या हो गया, माइनस हो गया। अब ये O माइनस कैसे अपने आप को स्टेबल करेगा, तो जरा देख लो, O2 माइनस है। अब ये O2 माइनस O2 कब बनेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ पे एक O को जरा समझो पहले, O2 माइनस है, इसको नॉर्मल O बनने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, क्योंकि इस बार ये 2 माइनस है। अब तक क्या था, क्लोरीन 1 माइनस था, तो इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन लग रहा था, 2 से मल्टीप्लाई करके आपने 2 किया। बट यहाँ पे O मेरा 2 माइनस है, तो इसको नॉर्मल O बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। बट O कभी नॉर्मल नहीं बनता, O2 बनता है, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन से 2 दूनी 4, मतलब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन का बोलते हैं ना, 4 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। तो इसका मतलब इस आंसर में क्या करेंगे आप इस आंसर में बोलेंगे कि सर ये 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तब आपको O2 गैस रिलीज होगा। और इसमें से जो आपको दिख रहा है कि जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 2 या 4 H प्लस बन जाएगा। ये होल स्टोरी है। अब बोलेंगे सर इसमें O2 गैस जाके चिपक जाएगा रॉड पे, तो बोलेंगे नहीं, यहाँ पे Cl2 गैस ही चिपकेगा। आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो इसका वोल्टेज कम है, तो येस इसका वोल्टेज कम है, इसका वोल्टेज ज़्यादा होता है। इसका वोल्टेज जो होता है लगभग -0.4 के आसपास होता है। ये ज़्यादा होने के बाद भी नहीं जाता है O2 एनोड पे, क्योंकि इसको हम बोलते हैं ओवर वोल्टेज हो जाता है। क्या होता है, ओवर वोल्टेज बोल सकते हो, या फिर ओवर पावर सप्लाई, ठीक है। तो ओवरलोडिंग या ओवर वोल्टेज की वजह से ये जो है कि उस पर नहीं चिपकता है। अब जरा देखो नेट सेल रिएक्शन में कौन कौन आएगा, जरा चेक कर लो। नेट सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन का मतलब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। रॉड पे कौन कौन जा रहा है, तो रॉड पे एक H2 वाला जा रहा है, दूसरा Cl वाला जा रहा है, तो सिर्फ इन दोनों को मैं ऐड करूंगा। तो एडिशन कैसे होगा, 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, H2 प्लस 2OH माइनस, ये साइड देख लो 2Cl माइनस, एरो के बाद Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, बाकी कुछ कैंसिल हो रहा है, जरा चेक कर लो, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। तो आंसर बन जाएगा 2H2O प्लस 2Cl माइनस, आंसर बन गया H2 प्लस 2OH प्लस Cl2। रिजल्ट क्या होगा इसका, रिजल्ट बहुत सिंपल है। H2 जो गैस होगा वो कहाँ चला जाएगा, जरा चेक कर लो, कैथोड पे, और Cl2 जो गैस होगा वो जाएगा इस बार एनोड पे। क्लियर है। बहुत से लोग कन्फ्यूज होंगे सर यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे O2 क्यों नहीं जा रहा है। मैंने आपको रीज़न यहाँ पे लिख दिया, ओवर वोल्टेज या फिर थोड़ा सा हाई वोल्टेज हो जाता है, जिसकी वजह से वो सस्टेन नहीं कर पाता है। क्लियर है। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। मोल्टेन मैंने पहले सिखाया था, अब मैंने एक्वस सिखा दिया। ठीक है, लिखना कुछ नहीं, जो दिख रहा है ये इक्वेशन वही कॉपी करना है भाई, यही लिखना है। इसी पे 3 मार्क्स है। आपको क्या लग रहा है थियरी पे 3 मार्क्स होंगे? भाई थियरी पे कुछ मार्क्स नहीं मिलता है। थियरी तो आपको बस बोलना है, कंसीडर अ बीकर हैविंग एक्वस सॉल्यूशन NaCl, 2 रॉड्स आर देयर, ग्रेफाइट रॉड कनेक्टेड विद प्लस एंड माइनस, खत्म। उसके बाद जो दिखा है बोर्ड पे वही छाप दो, पूरा आंसर, पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। कोई डाउट, रिजल्ट ऐसे दिखा देना। क्लियर है, चलेगा। तो अब बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। थोड़ा सा फैराडे वाला कॉन्सेप्ट आने वाला है, मजेदार कॉन्सेप्ट आने वाला है, दिखाता हूं कौन सा। चलिए तो शुरू करते हैं अगला कॉन्सेप्ट। और अगला कॉन्सेप्ट क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जनरली ये सब छोटे छोटे रिलेशन है जो आपको पता होना चाहिए। एंड वाला फॉर्मूला कभी कभी यूज होता है न्यूमेरिकल्स में, ठीक है, कभी पूछा तो नहीं गया बोर्ड एग्जाम में, बट पता होना चाहिए क्या है ये। अगर मैं बात करूँ कि कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी, मान के चलो कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया मैंने, मतलब मैंने कोई बीकर लिया जिसके अंदर मैंने क्या किया है, इस तरह से मैंने सोल्यूशन डाल दिया है। ठीक है, अब इस सोल्यूशन में अगर मैंने क्या किया, 2 रॉड डाला है और दोनों रॉड को मैंने कनेक्ट कर दिया इस तरह से प्लस माइनस के थ्रू। देखो इस तरह से रॉड मैंने डाल दिया है, तो ऑब्वियस है कि इसमें से क्या होंगे, अब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने वाले, तो इलेक्ट्रिसिटी कितना फ्लो करेगी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना होगी, तो आप बोलेंगे Q = IT के बराबर होगी। मतलब कितना करंट फ्लो करेंगे, चार्ज कितना होगा, तो आप बोलेंगे कितना करंट फ्लो करेंगे और कितने टाइम तक फ्लो करेंगे, उसके ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा चार्ज। चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो को ऑब्जर्व करूंगा तो मैं अगला क्वेश्चन मेरा वही आने वाला है कि कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास, मतलब कितना मोल इलेक्ट्रॉन पास होगा, कितना इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है। चलो मैं बोलता हूँ कि अगर मान के चलो टोटल चार्ज Q है, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है, Q है, तो 1 मोल कितना होगा। तो आपको बता दो कि एक चार्ज का वैल्यू होता है 96500 सी। फैराडे का ये इंफॉर्मेशन था जो आपको याद होना चाहिए कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन या फिर 1 मोल चार्ज, मान के चलो इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, एक चार्ज का वैल्यू इतना होता है। तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो जितने भी आपको फैराडे में आंसर मिला उसको टोटल से हम क्या करना, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये एक का आंसर आया तो टोटल से मैंने डिवाइड कर दिया। तो इतने मोल जो है मुझे क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता हुआ मिलेगा इस सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, अब आता है कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। जरा ध्यान से सुनना, ये रिएक्शन है Cu2+ का, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो Cu नॉर्मल बन जाएगा, ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंजेस हो रहा है। तो हमें पूछा गया कि मोल रेशियो क्या होता है। मैं बता दूं आपको मोल रेशियो क्या होता है। मोल्स ऑफ अ प्रोडक्ट इन हाफ रिएक्शन है, जो हाफ रिएक्शन उसमें मोल्स ऑफ अ प्रोडक्ट मतलब Cu का प्रोडक्ट कितना है बच्चे, यहाँ पे एक ही दिख रहा है तो 1 लिखेंगे। मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना यूज हुआ है, 2, तो बोलेंगे 2। तो मोल रेशियो कितना आ गया, 1/2। ये 1/2 कॉपर के लिए, ऐसे आप किसी के लिए भी निकाल सकते हो। क्लियर है। चलो अब बात करेंगे
मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, जरा इसको देख लो। मोल्स ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मूला जो मिलेगा, आपको नहीं लग रहा है कि मोल रेशियो इंटू मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, मोल रेशियो इंटू मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ में आया? तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू मोल रेशियो इंटू मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मोल रेशियो। अब मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे ऑलरेडी पता है, यहाँ पे देखो ये वाला इक्वेशन, तो ये मैं डायरेक्टली यूज करूंगा, तो क्या हो जाएगा Q/9650 मोल रेशियो, Q की जगह पे I इंटू टी भी रख सकते हैं, आपकी चॉइस है। अब कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट, तो हमें मोल ऑफ प्रोडक्ट मिल चुका है, अब इस प्रोडक्ट का मास निकालना है। मास कैसे निकालेंगे, देखो जरा यहाँ पे छोटा सा जगह है मेरे पास। मोल का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलार मास, याद होगा सबको अच्छे से, नहीं याद हो तो 11th का मैंने बेसिक प्रिंसिपल चैप्टर डाल के रखा, जाके देख लो। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सम बेसिक कंसेप्ट है ना, पहला चैप्टर, वही उसी की बात कर रहा हूँ। तो मास अपॉन मोलार मास, मास मतलब W, मोलार मास मतलब M, चलेगा? तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो मतलब मुझे W चाहिए, तो W का फॉर्मूला क्या है, N इंटू M, समझ में आ रहा है? मोलार मास इंटू N, जरा चेक करो क्या लिखा है, W इक्वल टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मतलब N इंटू मोलार मास। पिक्चर क्लियर है? आप स्टार्टिंग में ही पॉज करके अच्छे से लिखना है तो लिख लेना, ठीक है, क्योंकि मैं भी बहुत सारा करेक्शन इसमें सर्कल कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, तो आपको बस पता होना चाहिए। अब जरा चेको मोल्स ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, ये तो आपने स्टार्टिंग से पढ़ा है। मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जरा चेक कर लो, ये होता है, या फिर आप ये बताएंगे तो भी चलेगा। तो Q/9650 इंटू मोल रेशियो, और मोलार मास हो गया M, ये मेरा इक्वेशन बन गया। तो कहीं अगर आपको पूछा गया कि मास बताओ, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। अब मान के चलो कि मैंने एक सोल्यूशन लिया W1, तो W1 के लिए सेम आएगा, और मोल रेशियो 1 आएगा, मोलार मास 1 आ जाएगा। और इसको मैंने क्या किया, Q/9650 को यहीं पे रखा, बाकी को ट्रांसफर किया। तो इसको ट्रांसफर करेंगे यहाँ, इसको ट्रांसफर करेंगे यहाँ, तो क्या बन जाएगा, W1 अपॉन मोल रेशियो इंटू मोलार मास। अब ऐसा ही मैं दूसरे के लिए ले सकता हूँ, दूसरा सोल्यूशन किया तो मुझे सेम आंसर मिलेगा, क्योंकि Q/9650 तो सेम रहेगा, ये चीज़ें बदले। तो अब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा, तो ये मेरा एक नया इक्वेशन मिल जाएगा। चेक कर लो, अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग था, काफ़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट था ये, बहुत कम लोग को समझ में आता है क्या हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। टेक्स्ट बुक में दिया, लोग बहुत सारे लोग इसको ऑप्शन में डाल देते हैं कि नहीं पढ़ना है मुझे, बहुत ईजी है, देख के जाओ एक बार, चलेगा। चलो अब मैं बताता हूँ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, चलो दिखाता हूँ। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, एकदम इजी क्वेश्चन है, बस चीज़ों को फॉलो करते जाओ, मज़ा आ जाएगा आपको। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, मतलब काफ़ी टाइम से शूट कर रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, डोंट वरी, ट्राई करूँगा इस लेक्चर में इस चैप्टर को ख़त्म कर दूँ। अब अगला कंसेप्ट आने वाला है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या हो, ज़रा समझ लो। बात हम करेंगे गैल्वेनिक सेल की। तो क्या होता है गैल्वेनिक सेल? गैल्वेनिक सेल का मतलब है जहाँ पे केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी हम बनाएंगे, इसको हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। इसके पहले हमने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो, इलेक्ट्रोलिसिस वाले में, याद आ रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस जो हमने किया था ना NaCl का, वो अलग था, वहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल बना रहे थे, यहाँ पे केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। और एक चीज़ और याद रखना है कि जो गैल्वेनिक सेल होता है उसको हम बोलेंगे ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को फॉलो करता है। कैसे होता है ये सब, चलो समझाता हूँ। यहाँ पे हम लेने वाले दो कंटेनर लेने वाले, पहले वाले में हम एक ही कंटेनर में हमारा काम चल रहा था, बट यहाँ पे 2 कंटेनर लेंगे। तो याद रखना ये 2 बीकर वाला प्रोसेस होगा। यहाँ पे एक रॉड लगा देंगे जो कि जिंक का रॉड रहेगा, यहाँ पे एक रॉड लगाएंगे जो कॉपर का रॉड रहेगा। जो रॉड लेंगे उसी का सोल्यूशन आपको लेना होगा, मतलब यहाँ पे जिंक रॉड लिया तो जिंक का सोल्यूशन लेना है। तो ये हो गया मेरे पास जिंक का सोल्यूशन, देख लो। ये मैंने क्या लिया है, कॉपर लिया, तो मेरे पास कॉपर का सोल्यूशन है। कॉपर का सोल्यूशन मतलब उसके सॉल्ट का सोल्यूशन, दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो होगा मेरा जिंक सल्फेट होगा, ये जो होगा मेरा जिंक होगा जिसे हम एनोड बोलेंगे माइनस में। ये जो होगा मेरा कॉपर होगा, ये जो होगा मेरा CuSO4 बोलेंगे, इसे हम कैथोड बोलेंगे, मतलब पॉजिटिव, चलेगा। इसको मैंने क्या किया है, एक वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया ताकि हमें डिफ्लेक्शन पता चले इलेक्ट्रिसिटी का। कोई डाउट है? पहले इतना समझ लो अच्छे से, कोई डाउट है किसी को? अब पूरा प्रोसेस समझाता हूँ कि ये सब कैसे होता है, क्या करते हैं ये लोग। जैसे ही आप इस जिंक रॉड को इस ZnSO4 के सोल्यूशन में डालते हो, तो आपको बता दूं कि जो ZnSO4 होता है वो ऑलरेडी सोल्यूशन में है, तो ये आयन के फॉर्म में रहेंगे। सोल्यूशन का मतलब आयन के फॉर्म में। यहाँ पर भी Cu2+ और SO4 अंदर प्रेजेंट रहेगा। अब होता क्या है कि जो जिंक होता है बच्चे, ये रॉड सॉलिड है, तो ये सॉलिड रॉड क्या होगा, धीरे से यहाँ पे कुछ पार्ट टूटेगा और वो क्या बन जाएगा, लिक्विड में बन जाएगा, मतलब एक्वस बन जाएगा। एक्वस बनने का मतलब क्या बन जाएगा, बोलो, Zn2+ बन जाएगा। तो कोई भी चीज़ Zn2+ कब बनेगी, ये Zn2+ कब बनेगा, जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है आपके लिए कि जो Zn2+ है, जो जिंक सॉलिड था पहले, ज़रा देख लो, अब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और क्या बन जा रहा है, एक्वस सोल्यूशन में बन जा रहा है। देखो यहाँ पे इस तरह से, क्लियर है?
कोई डाउट है किसी को? अब ऐसा ही फिर कुछ एक और जिंक आएगा, यहाँ से टूटेगा और 2+ इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर यहाँ से टूटा, जिंक 2+ हो गया, फिर टूटा, मतलब इस तरह से इसके अंदर बहुत सारा जिंक आयन आते चले जा रहा है और यहाँ पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन जमा हो गया और ये इलेक्ट्रॉन इस वायर से फ्लो करते हुए कहाँ चला जाएगा? इस कॉपर के पास आ जाएगा। अब कॉपर के पास आपको पता है कॉपर रॉड के अंदर सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन के अंदर कॉपर रॉड डुबाया है आपने। अब क्या करेंगे? तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जैसे इस सोल्यूशन के अंदर उतरेगा तो ये कॉपर 2+ खुश हो जाएगा। देखो कॉपर 2+ क्या करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना देगा? कॉपर बना देगा। और कॉपर बना के बोलो क्या करेगा? ये रॉड के ऊपर चिपकने लगेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या होगा? चिपकने लगेगा। 2 इलेक्ट्रॉन लिया, चिपकने लगा। बोलो समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? सारी चीज़ें समझ में आ रही है? तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता है। इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हुआ, जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसको हम बोलेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नाम दिया, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, देखो इसका ऑक्सीडेशन देख लो, जिंक न्यूट्रल फॉर्म में 0 हो जाएगा, ये जिंक 2+ है, तो 0 से 2+ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ पे कॉपर 2+ था, यहाँ पे कॉपर 0 हो गया, तो +2 से 0 मतलब रिडक्शन कम हो गया। चलेगा? ये समझ में आ गया अच्छे से? चलो ये रफ कर देता हूँ, ये दिखाना नहीं आपको, समझाने के लिए बताया था मैंने। अब जरा दिमाग चलाओ अपना कि इस तरह से क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो बोलो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, क्योंकि इसको हमने पॉजिटिव माना है, तो बोलो पॉजिटिव से नेगेटिव फिर क्या फ्लो होने लगेगा? पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगी। बोलो समझ में आया? तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगा और ये वोल्ट मीटर जो है डिफ्लेक्शन दिखाना स्टार्ट कर देगा और इस तरह से तुम्हारा जो गैल्वेनिक सेल है वो वर्क करता है, मतलब केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिसिटी में, और ये अपने आप होता है, इसलिए हमने बोला स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कोई डाउट है किसी को? अब इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे जैसे ये टूटता जाएगा तो एक समय तो ऐसा आएगा जहाँ पे पूरे सोल्यूशन के अंदर जिंक आयन भर जाएंगे। तो अब इतना ज़्यादा जिंक आयन होगा कि अब जिंक बोलते हैं रिपल्शन करने लगेंगे, और जैसे ये रिपल्शन करने लगेंगे तो ये जिंक अब इसके अंदर आना नहीं चाहेगा, सीधी सी बात है। और यहाँ पर भी देख लो, एक समय ऐसा है कि पूरा का पूरा कॉपर जो आयन है वो गायब हो गया, अब यहाँ पे पूरा सल्फेट ही बचा हुआ है, क्योंकि कॉपर 2+ पूरा चिपक गया यहाँ पे। अब कोई यहाँ पे कॉपर नहीं है, एक ही 2 कॉपर बचा होगा जो सल्फेट अब जाने नहीं देगा। अब कॉपर अगर इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जाएगा तो भी सल्फेट क्या करेगा? उसको रिलीज नहीं करेगा, क्योंकि सल्फेट बहुत ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पे अनस्टेबिलिटी हो गई, ये लोग अनस्टेबल हो गए, ये पूरी तरह से अनस्टेबल हो गया। बहुत सारा पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव बिल्कुल कम हो गया, यहाँ पे बहुत सारा नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव बिल्कुल कम है, अनस्टेबल हो गया। तो इस अनस्टेबिलिटी को दूर करने के लिए एक और कंसेप्ट आया जिसका नाम है सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक में आपको दिया होगा सॉल्ट ब्रिज, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। सॉल्ट ब्रिज जो होता है वो यू शेप एक कंपोनेंट होता है, ठीक है, यू शेप कंपोनेंट होता है, जिसका दोनों एंड मैं क्या करता हूं, इस बीकर में डिप कर देता हूं और इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर मैं ऐड करता हूं KCl या फिर अमोनियम नाइट्रेट ले लो। इन सबको मैं एक सॉल्यूशन में मिलाता हूं जिसका नाम है अगर सॉल्यूशन। जब मैं इनके अंदर मिलाऊंगा तो ये KCl जो होगा ब्रेक हो जाएगा। मान के चलो KCl मैंने लिया तो KCl ब्रेक हो जाएगा, तो KCl क्या बन जाएगा? तो मैं यहाँ पे अब क्या यूज़ करूँगा जरा देख लो, यहाँ पे मैं सॉल्ट ब्रिज यूज़ करने जा रहा हूँ। मैंने पहले यूज़ नहीं किया था, आपको समझाना था मुझे, इसलिए तो ये सॉल्ट ब्रिज अब यहाँ पे मैं ऐड कर दे रहा हूँ। चलेगा? और इसके अंदर अब KCl जो है आपका टूटेगा K+ में और Cl- में। याद रखना जो भी सॉल्ट अंदर लेंगे वो ऐसा सॉल्ट होना चाहिए जो इनसे रिएक्शन ना आके करे, ये इनर्ट होने चाहिए, इनसे आके रिएक्शन नहीं करना चाहिए, बस इनकी न्यूट्रलिटी कम करनी चाहिए। तो अब क्या होगा बोलो, K+ है तो प्लस किसके पास जाएगा? प्लस इसके पास जाएगा इस सोल्यूशन में, यहाँ से प्लस अंदर चला गया, बोलो प्लस अंदर जाके क्या करेगा? ये सल्फेट जो माइनस है, जो बहुत ज़्यादा हो चुका है माइनस, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। और यहाँ पे Cl- आएगा इस पैटर्न से, और जो जिंक बहुत सारा प्लस है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। और जैसे ये न्यूट्रलाइज होंगे दोनों, वैसे ये प्रोसेस वापस चालू हो जाएगा। ये प्रोसेस जैसे चालू होगा वैसे इलेक्ट्रिसिटी वापस जनरेट होगी, और यही होता है हमारा गैल्वेनिक सेल, जिसको हम हमारे लैंग्वेज में नॉर्मल सेल बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं, घड़ी की बैटरी, रिमोट की बैटरी, चलेगा, AC की बैटरी। बच्चे जो बैटरी होती है वो यही है, कुछ और नहीं है। अंदर केमिकल्स होते हैं, ये सारे प्रोसेस चलते रहते हैं और हमारा जो काम है चलते रहता है। जब ये प्रोसेस खत्म हो जाता है पूरी तरह से, मतलब जब ये यहाँ पर भी बोलते हैं ना पूरा स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है, तब हम बोलते हैं कि भाई हमारा जो सेल है खत्म हो चुका है, ठीक है, कंज्यूम हो गया, केमिकल पूरा कंज्यूम हो गया, तब हम मानते हैं कि हमारा सेल क्या हो गया? खत्म हो गया है। कोई डाउट है किसी को? चेक कर लो एकदम अच्छे से। तो अगर किसी ने पूछा सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन बताओ, तो इसका मेन फंक्शन क्या रहेगा? न्यूट्रलिटी मेंटेन करना। यहाँ पे न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, ये दोनों पोर्शन इसमें डिप रहेंगे, रिएक्शन नहीं करेगा, ये सब बताना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोलना है तुम्हें। चलेगा? कोई डाउट कहीं पर भी किसी को भी? एकदम क्लियर है? चलो अब बात करेंगे सेल नोटेशन। ध्यान से देखो सेल नोटेशन क्या होता है। एक होता है सेल नोटेशन, एक होता है सेल रिएक्शन।
जब मैं सेल नोटेशन की बात करूंगा तो इसी का सेल नोटेशन अगर मुझे दिखाना हुआ, ये क्वेश्चन है, मान के चलो इसी का सेल नोटेशन दिखाना है, तो आपने क्या देखा। अच्छा एक चीज़ और सर याद रखो, आपको पता कैसे चलेगा कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होता है। एक वर्ड याद रखना, लोन, LOAN, लोन। लोन का मतलब L मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला, O मतलब ऑक्सीडेशन दिखाएगा, A मतलब वो एनोड होगा और जो कि नेगेटिव चार्ज रहेगा। बोलो समझ में आया पूरा मीनिंग। तो लोन वर्ड याद रखेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या होगा, ऑक्सीडेशन दिखाता है, एनोड होता है, नेगेटिव चार्ज होता है और लेफ्ट में रहता है। समझ में आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सेल के लिए बहुत बड़ा कंडीशन है कि भाई लेफ्ट में जो रहेगा वो ऑक्सीडेशन दिखाएगा, जो राइट में रहेगा वो रिडक्शन दिखाता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये लूज करता है। ये सब कंडीशन है। आपको एग्जाम में कोई भी कहीं पे भी डायग्राम बना के आया तो ऐसा नहीं कि सर कुछ भी दिया है डायग्राम में, नहीं, डायग्राम में जो दिया है उसको आप उसे कंसिडर करेंगे। सेल नोटेशन की बात कर रहा हूं मैं, इस डायग्राम में सेल नोटेशन कैसे करेंगे, इस डायग्राम को देख लो जरा। तो सेल नोटेशन के लिए आप पहले क्या बताएंगे, पहले कौन शुरू करेंगे। पहले आप शुरू करेंगे जो इलेक्ट्रॉन, पहले यहां से शुरू करेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है आपको, मतलब जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा पहले वो आना चाहिए और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके बाद वो आना चाहिए। तो जिंक पहले कौन से फॉर्म में था, जरा चेक कर लो रिएक्शन में। तो आप बोलेंगे जिंक सर पहले सॉलिड में था। बाद में एक रॉड लगाएंगे, देखो जिंक जो है ना, जिंक ये रॉड दिख रहा है ना, तो इस रॉड के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब रॉड जब लगाएंगे तो बोलो जिंक क्या बन गया, आप बोलेंगे जिंक 2+ बन गया, तो इसका मतलब जिंक एक्वस में बन गया। तो जिंक सॉलिड से जिंक 2+ बन गया, ये रॉड पे इलेक्ट्रॉन जमा हो गया। समझ में आ रहा है। और ये डबल लाइन का मतलब होता है सॉल्ट ब्रिज, तो ये सॉल्ट ब्रिज यूज किया गया है। तो विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज ये प्रोसेस चल रहा है। और अदर साइड में क्या हुआ, अदर साइड में जो कॉपर 2+ था जो कि एक्वस सॉल्यूशन में था, वो आगे जाके नॉर्मल कॉपर बन जाएगा जो सॉलिड रहेगा। इसी को बोलते हैं सेल नोटेशन। 1 मार्क का क्वेश्चन कंफर्म आने वाला है, कंफर्म रहेगा। सेल नोटेशन दिखाओ किसी और क्वेश्चन का, इसका नहीं, कोई और भी हो सकता है, ठीक है, कोई और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपके लिए कि मान के चलो आपको बोलेंगे कि रिएक्शन में आपको दे देता हूँ, क्वेश्चन तो नहीं बन रहा है कोई अच्छा, चलो एक क्वेश्चन याद आया तो मैं वही दिखा देता हूँ, मुझे अभी याद आ गया अचानक से। मान के चलो AL वाला क्वेश्चन ले लूँ मैं, चलो यही ले लेता हूँ। AL जो है मेरा कन्वर्ट हो गया Al3+ में और Mg2+ जो है कन्वर्ट हो गया Mg में। बोल रहा है कि इसका सेल नोटेशन दिखाओ। क्या बोल रहा है, सेल नोटेशन दिखाओ। देखो डायग्राम देख के पता चल गया कि Al3+ बनना मतलब ये ऑक्सीडेशन है, और ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, लेफ्ट में होता है, मतलब लेफ्ट वाला बंदा ये रहेगा, तो लेफ्ट वाले में Al आ जाएगा यहाँ पे। तो Al सॉलिड से क्या बन गया, Al3+ बन जाएगा। फिर सॉल्ट ब्रिज के बाद Mg2+ जो कि एक्वस सोल्यूशन था, ये बन जाएगा Mg जो कि पूरी तरह से सॉलिड रहेगा। बोलो समझ में आया सेल नोटेशन, एकदम क्लियर है। सेल नोटेशन सबको समझ में आ गया, क्लियर है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सेल नोटेशन सबको समझ में आएगा। अब मैं बात करूँगा सेल रिएक्शन की, दिमाग पे जरा जोड़ डालना, वही इसी क्वेश्चन का सेल रिएक्शन दिखा देता हूँ आपको। मैं पहले उसका दिखाता हूँ जो मैंने दोनों सेल नोटेशन बनाए ना, उन दोनों का सेल रिएक्शन दिखा देता हूँ। तो एग्जाम में आता है सेल रिएक्शन दिखाओ, तो अगला टाइटल आपके लिए सेल रिएक्शन। चलो सेल रिएक्शन क्या होगा देख लो जरा, बहुत इजी है, दिमाग पे पूरा प्रेशर ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं है। जिंक जो है बच्चे जिंक 2+ बना, कैसे बना होगा, तो आप बोलेंगे Zn जो है जिंक 2+ बन गया जब उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सेकंड में बताएंगे कॉपर 2+ जो था उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और बन जाएगा कॉपर। बोलो समझ में आया। ये रिएक्शन कहाँ पे होगा, तो आप बोलेंगे ये रिएक्शन एनोड पे हो रहा है, और ये रिएक्शन कहाँ पे होगा, तो आप बोलेंगे रिएक्शन कैथोड पे हो रहा है। अब इसको हम इंडिविजुअल रिएक्शन बोलते हैं। अब दोनों को ऐड कर दो, बट आप ऐसे मत करो, आपको लिखते समय मैं बता दूं, मेथड जरा बता देता हूँ, क्योंकि आप एग्जाम में लिखना कैसे वो इंपॉर्टेंट है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब आप अंदाजा लगाओ कि इस नोटेशन में कौन ऑक्सीडेशन दिखा रहा है। जिंक 0 से 2+ बन गया, मतलब ऑक्सीडेशन दिखा रहा है, तो आप यहाँ पे दिखाएंगे Zn जो है Zn2+ बन गया जब 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया। समझ में आया। फिर नीचे दिखाएंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। क्लियर है। कैसे एग्जाम में लिखेंगे मैं उसकी बात कर रहा हूँ, डायरेक्टली बता सकता था बट फिर वो इंप्रेशन आपके माइंड में आ जाएगा तो आप गलत कर देंगे। इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये कॉपर बन जाएगा। अब आप बोलेंगे ओवरऑल नेट सेल रिएक्शन। क्या बताएंगे, नेट सेल रिएक्शन, जिसको हम ओवरऑल के नाम से भी जानते हैं। नेट सेल रिएक्शन, नेट में दोनों को ऐड कर देना है। नेट में ऐड कैसे करेंगे, जिंक बन जाएगा जिंक 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर 2+ में 2 इलेक्ट्रॉन मिलाया तो बन गया कॉपर। 2 कैंसिल, अब इसको आंसर बन जाएगा Zn + Cu2+ आपको देगा जिंक 2+ प्लस कॉपर।
यही आपका आंसर बन जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरऑल रिएक्शन। बोलो कोई डाउट है? बोलो कोई डाउट है किसी को? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सबको सेल रिएक्शन भी समझ में आ गया होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर अलग अलग होंगे तब क्या करोगे? जैसे देख लो कि ये वाला रिएक्शन, अब हमें तो पता चल गया है कि Al जो है Al+3 बनता है जब वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता होगा। दिया नहीं है बट आपको पता हो जाएगा। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बोलो यहाँ पे मैं पहले क्या लिखूँगा? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन चलेगा, REANX शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये मिल गया। अब क्या लिखेंगे? रिडक्शन हाफ रिएक्शन। सही है। बोलो क्या करेंगे? तो आप बोलेंगे कि सर Mg जो है ना वो 2+ था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया और Mg बन गया। ये पता होना चाहिए कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। आप मत बोलना सर 3 लूज किया तो 3 लेगा, नहीं, ये तो आपको बाद में पता चलेगा। अब क्या करेंगे? अब दोनों को ऐड करेंगे, बट ऐड करने के पहले आपको दोनों इलेक्ट्रॉन सेम करना होता है। यहाँ पे लकली सेम थे इसलिए टेंशन नहीं था, बट यहाँ पे सेम नहीं है तो आप बोलेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 या 2 पहले कर दो, ऊपर वाले पे 2 से मल्टीप्लाई करो, इन ऑक्सीडेशन एंड बाय 3 इन रिडक्शन। जगह कम है बच्चे पर दिल उतना ही बड़ा है मेरा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। समझ में आया? तो बोलो आपका नया क्वेश्चन क्या मिल जाएगा? मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या मिल जाएगा? बोलो किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो 2Al यहाँ पे बन जाएगा Al3+ 6 इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? बोलो तो आप बोलेंगे 3Mg2+ 6 इलेक्ट्रॉन और 3Mg। अब दोनों को ऐड कर दो, तो एडिशन यहाँ पे करेंगे, एडिंग, या सीधा सीधा बोलो नेट सेल रिएक्शन। देयरफॉर नेट सेल रिएक्शन चलेगा। नेट सेल रिएक्शन दिखा दूँ मैं आपको? नेट सेल रिएक्शन जरा देख लो कितना अच्छा नेट सेल रिएक्शन आने वाला है। क्या आएगा? बोलो ऊपर वाला पहले लिख दो, 2Al3+ 6 इलेक्ट्रॉन, इसके नीचे ऐड करना है 3Mg2+ 6 इलेक्ट्रॉन, तो 3Mg आ गया। 6 कैंसिल हो गया। अब जो दिख रहा है वही तुम्हारा आंसर है। 2Al3+ और 3Mg2+ को जब हम मिलाते हैं तब Al3+ यहाँ पे 2 आएगा, शायद से मैंने मिस कर दिया 2, और कहीं पे मिस हुआ है तो ज़रा देख लो, गड़बड़ मत करना। 2 तो ये आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा +3Mg। भाई ये आ गया आपका नेट ओवरऑल रिएक्शन। 2 मार्क का क्वेश्चन छप गया पेपर में, तो आराम से ऐसे ही कर देना एकदम। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सेल नोटेशन और सेल रिएक्शन हर एक बच्चे को माइंड में घुस गया होगा, एकदम दिमाग में चला गया होगा। अरे क्या मजा आ रहा है सर, पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो। रफ कर दूं मैं? जिसको छापना है जिसको लिखना है भाई लिख लो फटाफट, दिमाग पे जरा प्रेशर डाल के चलो, इतना टाइम बहुत है आपके लिए। अब बात होने वाली है कि अगर हमें इलेक्ट्रोड निकालना हो, मतलब पोटेंशियल निकालना हो किसी भी रॉड का, तो हम कैसे निकालेंगे? तो होता क्या है कि X एक बंदा था जिसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछना है। उसको जानना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक कितना होता है। बोलो X के पास कौन से क्वेश्चन थे? X के पास ये क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक कितना होता है, और इस X ने 2 लोगों से पूछा। किससे किससे पूछा? A से पूछा और B से पूछा, A से पूछा और B से पूछा। X के पास कौन सा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक कितना, ये क्वेश्चन था X के पास, और X ने किससे किससे पूछा? इस क्वेश्चन का आंसर A से पूछा, B से पूछा। जब उसने A से पूछा तो A ने बोला कि भाई जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा 0.76 वोल्ट। जाओ सही आंसर है, एंजॉय करो। X बोला ओके अच्छी बात है। फिर X को तसल्ली नहीं मिली, आया B के पास, बोला भाई इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता दो, तो उसने बोला -0.6 वोल्ट है। ओ माय गॉड, X का दिल टूट गया। मुझे तो लगा था कि 0.76 ही बोलेगा, बट ये तो माइनस लगा दिया। अब क्या करूं? अब X कंफ्यूज्ड, X क्या हो गया? कंफ्यूज हो गया। अब कंफ्यूज बंदा किसके पास गया? ये कंफ्यूज बंदा गया IUPAC के पास। किसके पास गया बोलो? IUPAC एक इंस्टीट्यूट है, उसके पास चला गया, जो केमिस्ट्री के सारे बोलते हैं ना जर्नल वाला पब्लिश करते, जो नए नए रूल रेगुलेशन आते वही लोग निकालते केमिस्ट्री में। तो IUPAC के पास गया। तो जब X IUPAC के पास गया तो IUPAC ने बोला कि भाई जो A बोल रहा है वो भी सही है, B जो बोल रहा है वो भी सही है। मतलब जिंक जो है दोनों दिखाता है, जिंक जो है दोनों दिखाता है। जब जिंक रिडक्शन करता है तो उस टाइम पे ऐसा दिखाता है, और जिंक जब जब जिंक रिडक्शन करता है तो ऐसा दिखाता है, ऑक्सीडेशन में ऐसा दिखाता है। मतलब आप कोई भी मान लो, लेकिन
एक दूसरे के अपोजिट होते हैं माइनस साइन में वजह से, बट रियल में आपको बता दो ये ऑक्सीडेशन है ये रिडक्शन है, वो भी बता दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो अब टेंशन में आ गया ये बंदा, अरे दोनों कैसे राइट हो सकते हैं, बोला थमा 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 आराम से, दोनों राइट हैं, टेंशन मत लो। बट आप जैसे कंफ्यूज हुए ना, अब ऐसे आने वाले दिनों में और लोग कंफ्यूज होंगे। तो एक काम करो, आज से मैं रूल बना देता हूं। ऐसा किसने बोला? आयुपैक ने बोला। क्या बोला? आज से मैं एक रूल बना देता हूं कि आज से किसी भी रॉड का, किसी भी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कोई नहीं बताएगा, सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल ही बताया जाएगा। मतलब अब लोग जैसे जिंक का पूछा गया तो जिंक का सिर्फ क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैं ऐसे कर दूं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और दूसरा था रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, चलेगा? तो उसने क्या बोला आयुपैक ने कि अब लोग ऑक्सीडेशन के बारे में बात ही नहीं करेंगे, ऑक्सीडेशन नहीं बताएंगे, अब सिर्फ और सिर्फ लोग क्या बताएंगे? रिडक्शन ही बताएंगे। तब तुम्हें अब एक ही वैल्यू मिलेगी, अब 10 वैल्यू नहीं कोई बताने वाला, अब एक ही वैल्यू मिलेगी। तो अब तुम्हें क्या याद रखना है? अब तुम्हें याद रखना है कि इसके पहले ये फॉर्मूला था बच्चे, आयुपैक के पहले ये फॉर्मूला दिया गया था कि ई सेल इक्वल टू, जरा देख लो, ई एनोड माइनस ई कैथोड, सॉरी प्लस कैथोड। ध्यान से सुनो, ई सेल का क्या फॉर्मूला दिया गया था कि किसी भी अगर मुझे रॉड का ईएमएफ निकालना है या फिर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो मेरा फॉर्मूला होगा ई एनोड का जो ईएमएफ होगा प्लस ई कैथोड का जो ईएमएफ होगा, दोनों को ऐड कर दो आपको ई सेल मिल जाएगा। और स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता है जरा सुन लो, वो भी कभी आ गया कि स्टैंडर्ड कंडीशन या फिर आ जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। ध्यान से सुनो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? कुछ नहीं, अगर कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन का कितना हो गया? 1m हो गया, अगर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है उसके ऊपर वो कितना हो गया? 1 atm हो गया, टेम्परेचर कितना हो गया? 25 हो गया। अगर इस कंडीशन को फॉलो किया जा रहा है तब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलेगा उसको हम बोलेंगे ई नॉट सेल। ई नॉट का मतलब स्टैंडर्ड, इक्वल टू ई नॉट एनोड प्लस ई नॉट कैथोड। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? ये स्टैंडर्ड वैल्यू था, चलेगा। ये कब की बात थी बच्चे? जब आयुपैक ने कुछ बताया ना, तो उस समय की बात थी। तो इसको याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आयुपैक बताने के बाद मॉडिफाई हो गया। ये सिलेबस के हिसाब से जा रहा हूँ, टेंशन मत लो सर मॉडिफाई होगा तो हमारे बुक में नहीं दिया है क्या? अरे भाई बुक में दिया है, बता रहा हूँ सब कुछ। तो जब आयुपैक ने बोला कि अब कोई भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं बताएगा, जब भी कोई बताएगा तो सिर्फ रिडक्शन ही बताएगा, इसका मतलब आयुपैक के नए अनाउंसमेंट के बाद ये फॉर्मूला चेंज हो गया। ये फॉर्मूला कैसे चेंज हो गया? देखो, ई एनोड का मतलब क्या था? ई एनोड का मतलब था ई ऑक्सीडेशन एक्चुअल में। तो हमारे रूल के हिसाब से क्या था? चेक करो, हमारे रूल के हिसाब से था, देख लो जरा, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। हमारे रूल के हिसाब से देखिए, ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन बराबर ना, ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन, ऐसा था, इसको हम ई नॉट सेल बोल रहे थे। बट आयुपैक ने जब अनाउंसमेंट किया, एक बड़ा सा अनाउंसमेंट किया आयुपैक ने, तब उसके बाद फॉर्मूला चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया? ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट, ध्यान से देखो, ऑक्सीडेशन हमें नहीं लिखना है, उसने बोला ऑक्सीडेशन आप लिख ही नहीं सकते, गलत है, ऑक्सीडेशन आप नहीं लिख सकते। आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे रिडक्शन। तो मतलब ई नॉट रिडक्शन आ गया। कौन आ गया? ई नॉट रिडक्शन आ गया माइनस, और वो जो ई नॉट रिडक्शन है वो तो पहले से ही है, तो आप बोलेंगे सर ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट रिडक्शन ऐसा कैसा आ सकता है? बताता हूँ भाई, बताता हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि आयुपैक के हिसाब से ऐसा बोला गया कि जो ई ऑक्सीडेशन है वो मत बोलो, आप सिर्फ रिडक्शन बोलो, मतलब कि एक्चुअल में ऐसा हो जाएगा। बोलो समझा? कि ई ऑक्सीडेशन का जो भी वैल्यू रहेगा वो एक्चुअल में रिडक्शन का जो वैल्यू रहेगा वही उसका माइनस कर देंगे, आप उल्टा कर देंगे, चलेगा? तो अगर मैं इसको आपके लैंग्वेज में बोलूँ कि ठीक है चलो ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप करो, तो बोलो आंसर क्या मिलेगा? तो आप बोलेंगे ई नॉट सेल इक्वल टू, मुझे मिल जाएगा ई कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैसे आया सर ये? जरा हमें भी बता दो। बता रहा हूँ मेरे भाई, मान के चलो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई कर दिया, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड किया मैंने, और प्लस ई नॉट एनोड कर दिया। कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है? बट हमें तो पता है कैथोड में कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि कैथोड क्या था? रिडक्शन था, और आयुपैक ने रिडक्शन को चेंजेस नहीं किया था। किसको चेंजेस किया था? ऑक्सीडेशन को चेंज किया था। क्या बोला था कि अपने अंदर माइनस लगा लेना, तो मतलब ई कैथोड वैसे का वैसे रहेगा,
और यहाँ पे बोला था कि माइनस लगा लेना, तो ये बन जाएगा ई ए नोड। बोलो समझ में आया? अब ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई कन्फ्यूजन है तो बोलो, कोई कन्फ्यूजन है तो बोलो। वापस से रिपीट करो भाई, कन्फ्यूज मत हो जाओ। ये फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, बस ये फॉर्मूला याद रखो। ई नॉट सेल मतलब स्टैंडर्ड सेल अगर निकालना है तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड इतना पता होना चाहिए, खत्म। शॉर्टकट में इतना ही पता होना चाहिए, चलेगा? कोई डाउट है किसी को भी, कहीं पर भी क्वेश्चन आ गया आपके लिए तो कैसे करेंगे? देखो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो आयु पैक के बाद ई कैथोड प्लस ई एनोड का कांसेप्ट बदल गया, ई कैथोड माइनस ई एनोड आ गया। अब क्वेश्चन अगर आ गया एग्जाम में, समझो ऐसा मैंने कुछ आपको दे दिया, क्या दे दूं भाई बोलो, जैसा आप लोग बोलो। मान के चलो यहाँ पे मैंने दे दिया है, यही सेम क्वेश्चन ले लेता हूँ। जिंक जो है, ऐसा देंगे आपको, जिंक जो है जिंक 2+ बन जाता है, और दूसरी साइड में जो कॉपर 2+ है वो कॉपर बन जाता है। अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो इसका जो पोटेंशियल होगा, मतलब जहाँ पे जिंक से जिंक 2+ बनता है, अगर इसका वैल्यू -0.76 वोल्ट है, और अब जो आंसर देंगे ना वो हमेशा याद रखना, वो आपको पहले से सेट रहेगा, तो इसमें चेंजेस कुछ नहीं करना है। ये नहीं कि सर ऑक्सीडेशन है, कुछ नहीं है। और इसका जो EMF दिया हुआ है Cu2+ का जो Cu हो रहा है, मान के चलो वो दिया है 0.36। भाई मैं रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ, आपको न्यूमेरिकल में कोई टेक्स्ट बुक नहीं बना रहा हूँ, समझाने के लिए मैंने अभी रैंडम वैल्यू ले, तो कन्फ्यूज मत होना। अब पूछ रहा है कि चलो बताओ इसका ई नॉट सेल क्या होगा, ये सब स्टैंडर्ड वैल्यू अपने आप में चलेगा। तो पूछ रहा है ई नॉट सेल बताओ, तो कैसे निकालेंगे? तो आप बोलेंगे ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट एनोड माइनस ई नॉट कैथोड, सॉरी ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, चलेगा? कोई डाउट है किसी को? अब ई कैथोड का मतलब सर कौन सा कैथोड होगा, ये कैसे पता चलेगा? तो अपना बीकर याद रखो, LOAN, लोन। लेफ्ट हैंड साइड वाला ऑक्सीडेशन दिखाता है, जरा देख लो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिंक 0 से 2+ बन गया, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये लेफ्ट में रहेगा। और लेफ्ट वाला क्या होता है? एनोड होता है। हमें बोल रहा है कैथोड, तो कैथोड कौन हुआ? कॉपर वाला कैथोड हुआ। बोलो समझ में आया? तो कॉपर वाला बंदा क्या है? 0.36 है, माइनस ऑफ माइनस 0.76, 0.36, 0.76। आंसर आ गया आपके लिए 6 6 12, करेगा 1 7 3 10 1 11, ऐसा कुछ आ जाएगा। इतने वोल्ट की बैटरी मतलब आपने तैयार कर ली है इन दोनों की मदद से। क्लियर है बच्चे? हर एक चीज़ क्लियर हो रहा है? कंसेप्चुअली जा रहा हूँ एकदम, कोई घाई नहीं, कुछ भी नहीं, हर एक चीज़ एकदम समझा के ले रहा हूँ। कोई डाउट है किसी को कहीं पर भी तो बोलो मुझे। यस, तो चलिए शुरू करते हैं। नर्ट्स इक्वेशन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चलो देख लेते हैं फटाफट, बहुत ईजी होने वाला है। मान के चलो कि मैंने एक रिएक्शन किया, A B से C और D बनाया, और ये स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d है। अब होता क्या है कि जो नर्ट्स इक्वेशन ने बोला था कि अगर आपको किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो और वो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में ना निकालना हो, नॉर्मल निकालना हो, तब क्या करेंगे? क्योंकि हमने नॉर्मल वाला अभी तक सीखा ही नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हमको फॉर्मूला मिल गया ई कैथोड माइनस ई एनोड, नॉट के फॉर्म में, राइट? बट अगर नॉर्मल आ गया तो क्या करेंगे? तो नॉर्मल किससे निकालेंगे? नर्ट्स इक्वेशन के थ्रू निकालेंगे। तो अगर ये आपका इक्वेशन है तो द नर्ट्स इक्वेशन जो होगा इसमें कुछ इस तरह से अप्लाई किया जाएगा। द नर्ट्स इक्वेशन इज गिवन बाय, नर्ट्स इक्वेशन आपको याद रखना है, और नर्ट्स इक्वेशन होता है कि ई सेल जो होगा वो ई नॉट सेल माइनस RTNF नेचुरल लॉग C का पावर C D का पावर D कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में लेना है, A का पावर A और B का पावर B। ये होता है कब? जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, सेल डिफरेंस निकालना हो आपको किसी भी सेल के लिए, ठीक है? स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, नॉर्मल फॉर्म में। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना। इस केस में क्या क्या आपको पता होना चाहिए? तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो टेम्परेचर हमने ऑलरेडी कंसिडर किया है। If for n moles and at 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, क्योंकि हम यहाँ पे 25 लेने वाले हैं, आपको पता ही है, ठीक है? तो फॉर n मोल एंड एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर लेता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा बोलो? T इक्वल टू 25 डिग्री प्लस मैंने 273 ऐड किया, तो ये आ गया लगभग 298 केल्विन, चलेगा? तो ये 298 मैं यहाँ पे पुटअप करूँगा। फैराडे का वैल्यू भी आप याद कर लो, 95600 कूलम होता है। ये भी मैं क्या करूँगा? उसमें पुटअप करूँगा। एन तो मोल है सिर्फ, हमें पता नहीं कितना है। अब ये सारा अगर मैं ऊपर पुटअप करूँ तो मेरा नया आंसर क्या बनेगा? ई सेल इक्वल टू
ई नॉट सेल माइनस आर का वैल्यू भी आपको बता दो कि ये फिक्स होता है 8.134 ऐसा कुछ है, अब आगे पता नहीं क्या है, ठीक है। तो 8.314 मैंने ले लिया, टी ले लिया 298 और इसकी जगह पे ले लिया एन वैसे का वैसे, और ये ले लिया 96500 और ये एल एन है, सी का पावर सी है, डी का पावर डी है और यहाँ पे ए का पावर ए है और बी का पावर बी है। जब इसको मैंने पूरे को सॉल्व किया तो मुझे देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, डायरेक्टली आप याद कर लो क्योंकि भाई ये तो फैक्चुअल थिंग्स आ रहा है ना आपके लिए, थोड़े कोई बदलने वाला है। तो ये आ गया आपके लिए 0.0592 डिवाइड बाय एन, सिर्फ एन वैसे का बाकी सब सॉल्व हो गया, ठीक है। और ये आ गया एल एन सी का पावर सी का पावर सी और डी। एक मिनट रुको जरा, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक किया है, इसके साथ में आप ये भी चेंजेस कर दो। ये एल एन पता है क्या होता है, एल एन मतलब आप ले लो इसको लॉग के फॉर्म में, तो लॉग टू द बेस 10 लेंगे ना, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा बोलो, इसकी वजह से आपको याद रखना है, इसकी वजह से जब एल एन हटता है, आपको बता दूँ पहले मैं एक चीज़ कि एल एन इक्वल टू 2.303 लॉग टू द बेस 10, ये इसके बराबर होता है, मतलब एल एन हटेगा तो ये आंसर आ जाएगा। तो आपको याद रखना है कि इसके अंदर वो नंबर भी मल्टीप्लाई करना है। मैं थोड़ा सा ज़रा जल्दबाजी में वापस से समझा रहा हूँ, कन्फ्यूज मत करना अपने आप को प्लीज़, ठीक है, नहीं तो आप पूरा मजा क्रिकेट हो जाएगा। देखो होता क्या है, आर टी इस मैं यहीं पे हटा देता हूँ तुरंत, तो क्या होगा आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, अब इसका लॉग मैंने यूज़ कर लिया, लॉग के फॉर्म में डाल दिया, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, बोलो समझ में आया। अब यहाँ पे ले लिया मैंने लॉग टू द बेस 10, अब परफेक्ट आएगा, सी का पावर सी, डी का पावर डी और यहाँ पे आ जाएगा ए का पावर ए और बी का पावर बी, चलेगा। ये सारा कंडीशन अब इसमें तुम डाल दो, ऊपर नीचे कर देना, इसको यहाँ लिखना चाहिए था मुझे। तो ये सारा कंडीशन अगर मैं डालूंगा तो मुझे नया इक्वेशन क्या मिलेगा, तब मुझे नया इक्वेशन ये मिलता है, ठीक है। ये पूरा सॉल्व हो गया, मतलब 303 के साथ में सॉल्व हो गया, ऐसा मिल जाएगा और ये लॉग बन जाएगा। तो ये मिल जाएगा लॉग टू द बेस 10, सी का पावर सी, डी का पावर डी और ए का पावर ए और बी का पावर बी। भाई ये हो गया आपका नोट्स इक्वेशन वाला फाइनल आंसर। बोलो समझ में आया। 3 से 2 मार्क के लिए आ सकता है, 2 से 3 मार्क के लिए। कोई डाउट है किसी को इसी में? अगर मुझे मैंने कंसिडर कर लिया, मान के चलो कि जिंक है और जिंक बन गया 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसके लिए नोट्स इक्वेशन क्या होगा, तो बहुत प्यारा सा आंसर बन जाएगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, बिल्कुल सही चलेगा, -0.0592 डिवाइड बाय एन। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है ना, तो एन का वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर उतना एन का वैल्यू होगा, तो 2 हो गया। और ये लॉग टू द बेस 10, अब जरा दिमाग चला दो, मैं नीचे लिख देता हूँ चाहिए तो आपके लिए, लॉग टू द बेस 10 जो होगा बच्चे, हमेशा प्रोडक्ट अपॉन रिएटेंट, प्रोडक्ट में क्या है कॉन्सेंट्रेशन दिया है Zn2 + आयन, कोई डाउट नहीं चलेगा। बट ये कितना है देखो, ये तो दिख रहा है आपको, क्या दिया है, जल्दी दिमाग लगाओ, ये दिया है कि जिंक सॉलिड में है। अब आपको बता दूं कि प्योर लिक्विड और सॉलिड को हम 1 मानेंगे, प्योर लिक्विड एंड सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन 1 होगा, यूनिटी मानते हैं, इसीलिए सिर्फ इतना ही आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया। कोई डाउट है किसी को तो बोलना, कहीं पर भी कोई डाउट है तो बोलना। चलिए तो शुरू करते हैं एक अगला कंसेप्ट जो होने वाला है, गिब्स एनर्जी ऑफ सेल रिएक्शन एंड सेल पोटेंशियल, मतलब डेल्टा जी बोलो आप गिब्स एनर्जी को, और ई सेल, इसका रिलेशन ढूंढना है हमें। क्लियर है, चीजें क्लियर हो चुकी हैं। चलो, इलेक्ट्रिकल वर्क जो होता है वो हमें पता है कि अमाउंट ऑफ चार्ज इनटू सेल पोटेंशियल होता है। बहुत से लोग बोलेंगे सर ये तो हमें पता ही नहीं है, तो चलो आपको मैं दिखा देता हूं। हमने पढ़ा होगा अपने क्लासेस में, अपने स्कूल सेक्शन में, कि जो पावर होता है वो होता है वोल्टेज इंटू करंट, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा होगा आप लोग ने, P = V × I। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, और V × I, V मतलब होता है EMF, I तो आपको पता है करंट होता है, नो डाउट, चलो कोई टेंशन नहीं है। अब W/T ले लिया मैंने, T को यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो W = E × I × T मिल गया। I × T को हम क्या बोलते हैं बच्चे, तो यहाँ पे मिल गया E × Q, मतलब वर्क डन जो होता है वो E मतलब EMF और Q मतलब चार्ज, तो अमाउंट ऑफ चार्ज और सेल पोटेंशियल मतलब EMF के बराबर होता है। क्लियर है। और चार्ज कितना पास होता है, N × F, जितना मोल होगा उतना फैराड आपका क्या होगा, चार्ज पास होगा। तो अगर मैं इलेक्ट्रिकल वर्क की बात करूं तो आपको लिखना है, तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूं बाद में अच्छे से, ठीक है। अब NF है, तो NF आपका क्या हो गया, अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, उसमें सेल मतलब E मल्टीप्लाई कर दो, तो इलेक्ट्रिकल वर्क मिल जाएगा NF E सेल। अब गिब्स एनर्जी जो होती है आपको याद होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो गिब्स एनर्जी का उल्टा, मतलब रिवर्स हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है अमाउंट। तो अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल वर्क, एनर्जी मतलब वर्क होता है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू इसके बराबर होगी, लेकिन माइनस साइन आ जाएगा, तो मतलब ΔG =
NFE सेल बनेगा। अगर यही चीज़ मैं कंडीशन में देख लो, स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो नॉट लग जाएगा। तो डेल्टा G नॉट इक्वल टू माइनस NFE नॉट सेल, और E नॉट सेल अगर निकालना तो इनको नीचे ट्रांसफर कर दो। ये हो गया आपका रिलेशन। इसके बेस पे न्यूमेरिकल आ सकता है, गिब्स एनर्जी दिया रहेगा, NF दिया रहेगा, E सेल निकालना रहेगा नॉट में। अब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मतलब E नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब K। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में आपने पढ़ा होगा ये आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर कि K मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, K निकालना है। और K हमें पता है कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, वो भी आपको बता दो, आपने 11th में पढ़ा होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है, तो उसका कुछ अलग से मतलब नहीं है। अब वी नो दैट कि डेल्टा G नॉट, नहीं जानते हो फिर भी लिखो, कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। डेल्टा G नॉट इक्वल टू माइनस NFE नॉट सेल, कहाँ से लिया, यहाँ से ले लिया, चलेगा, इसलिए आप जानते हो। ये क्वेश्चन क्या आएगा, स्टैंडर्ड सेल मतलब E नॉट सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन दिखाना है। अब थर्मोडायनामिकली एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, आपको बता दूं कि गिब्स एनर्जी का जो कंडीशन मैं बता रहा हूँ थर्मोडायनामिक्स से, ये कंडीशन थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में है, चैप्टर नंबर 4 में, लेकिन आपको डिलीट किया गया है, तो ये डिलीटेड सिलेबस में मिलेगा। कंफ्यूज मत होना, सर हमने तो पढ़ा नहीं है कहीं थर्मोडायनामिक्स में। डेल्टा G नॉट इक्वल टू माइनस RT ln K होता है। अब डेल्टा G नॉट यहाँ पर, डेल्टा G नॉट यहाँ पे, मतलब ये पूरा क्या होगा आपका इक्वल हो जाएगा। इन दोनों को आपने कंपेयर किया तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो बन जाएगा NFE नॉट सेल इक्वल टू RT ln K। ln आपको पता है जब हटता है ln तो आपकी उसकी जगह पे 2.303 log 10 आ जाता है, और K वैसा का वैसे, RT वैसा का वैसे, NF को ट्रांसफर कर दो। R का वैल्यू पता है, T का वैल्यू पता है, F का वैल्यू पता है, N का वैल्यू पता नहीं है, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही पुराना इक्वेशन वापस से मिल गया, log टू द बेस 10 K मिल गया। और आपको मैं बता दूं, बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि K का जो आंसर होता है वो जनरली प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ही होता है। 11th में किया होगा तुमने, तो ये आपको नर्स इक्वेशन से वापस मैच हो गया। बट कहीं कहीं पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट करके क्वेश्चन पूछते हैं, तब आप बेहोश मत होना भाई। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब डायरेक्टली K का आंसर लिख देना, डायरेक्ट लिखो और ले लो। ये 25 टेम्परेचर पे होता है। कोई डाउट है किसी को, कहीं पर भी चेक कर लो फटाफट। कितना इजी कंटेंट था यार, ये बहुत ही इजी था। अब इस चैप्टर का लास्ट कंटेंट चालू करने जा रहा हूं, जिसका नाम है SHE, शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड। SHE मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, बट आप उसका पोटेंशियल हम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड के फॉर्म में काम करता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए आने वाला है कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है। अगला टाइटल है आपके लिए ये, व्हाट डू यू मीन बाय रेफरेंस इलेक्ट्रोड। देख लो जरा, इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड किसको बोलते हैं, जिसका E का वैल्यू कितना आ जाए, 0 आ जाए, या फिर नॉन वैल्यू रहे, या क्या रहे, नॉन वैल्यू रहे, बस उसी को बोलेंगे रेफरेंस इलेक्ट्रोड। मतलब कि एक ऐसा इलेक्ट्रोड जिसका वैल्यू जो रहेगा हमें पहले से पता हो, या फिर वो 0 रहे, तो उसको हम क्या मानेंगे, रेफरेंस इलेक्ट्रोड मानेंगे। और इसके रेफरेंस में हम क्या करेंगे, दूसरे का पता लगाएंगे। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड यहाँ पे कौन आने वाला है, SHE आने वाला है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो अब हम ये सीखने जा रहे हैं। बहुत प्यारा सा डायग्राम बनाऊंगा मैं। ये एक बीकर लिया मैंने बड़ा सा, उस बीकर के अंदर मैंने एक ग्लास का जार लगा दिया इस तरह से। उस ग्लास के जार के बाद मैंने क्या किया, इस ग्लास के जार को ऐसे ओपन रखो, थोड़ा सा ऐसे मैंने पैक कर दिया ग्लास जैकेट को, और यहाँ से मैंने ओपन कर दिया। इसमें से H2 में गैस भरने वाला हूँ, और गैस का अमाउंट कितना हो, मतलब प्रेशर कितना होगा, 1 atm स्टैंडर्ड प्रेशर होने वाला है। और मैंने सोल्यूशन इसके अंदर भर दिया है। सोल्यूशन किसका लिया है मैंने, तो मैं बता दूं आपको, सोल्यूशन मैंने HCl का लिया है। कौन सा सोल्यूशन है, HCl का सोल्यूशन है। वो HCl का जो, लिखो मत, HCl का जो सोल्यूशन है वो कितना है, तो आप बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन जो H+ का होगा वो 1 m होना चाहिए। सब स्टैंडर्ड ले रहा हूँ, सब स्टैंडर्ड ले रहा हूँ मैं। और इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने एक रॉड डाल दिया है, जो कि किसका रॉड है, तो आप बोलेंगे प्लेटिनम का रॉड है। यहाँ पे मर्क्यूरी होता है, ठीक है, प्रेशर कैलकुलेट करता है थोड़ा सा। और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं एक प्लेटिनम के प्लेट से, जो ब्लैक कोटिंग कर देते हैं। ये आपको बोलना है आपके कंस्ट्रक्शन में। 1 beaker containing HCl solution of concentration 1 m and hydrogen gas is passed through glass jacket having 1 atm pressure, and the solution becomes saturated and the extra hydrogen gas is come out in from the bubble group में वो बाहर आते हैं। चलेगा, ये पूरा कंस्ट्रक्शन था। अब होता क्या है इस रिएक्शन में, जरा देख लो यहाँ पे जो H2 है, ये H2 क्या होगा बच्चे, 2H+ बन जाएगा। मतलब ये जो H2 गैस बन के आएगा वो इसके ऊपर चिपकेगा और क्या बन जाएगा, 2+। और यहीं से जो H2+ H2 रहेगा वो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बन जाएगा। मतलब जनरली आप रिवर्सिबल रिएक्शन देख रहे हो, बट हमारे बुक में जो दिया है हमको सिर्फ रिडक्शन वाला दिया हुआ है। क्या दिया है, रिडक्शन वाला दिया है, मतलब ऑक्सीडेशन वाला नहीं दिया, रिडक्शन वाला दिया। तो कन्फ्यूज मत होना। तो इसका मैं हाफ रिडक्शन हाफ इक्वेशन दिखा देता हूँ।
रिडक्शन हाफ रिएक्शन दिखा देता हूँ। कंस्ट्रक्शन तो सबको समझ में आ गया। अब ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन देखो जरा। रिडक्शन का मतलब H2 प्लस रहा होगा, इसने क्या किया, उस इलेक्ट्रॉन को गेन किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। अब इस केस में बोलो E का वैल्यू स्टैंडर्ड वाले केस में, मतलब कि H प्लस से जब ये H बन रहा है तो उस समय इसका वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलेंगे 0 होने वाला है। बोलो समझ में आया, कोई डाउट है किसी को? अब इसको डिज़ाइन करने में भी कुछ क्या है, डिफिकल्टीज आने वाली है। अब ये 0 आ गया ना, 0 आ गया तो ये हो गया रेफरेंस इलेक्ट्रोड, खत्म। ये तो आपको आंसर बताना था कि 0 आएगा तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। अब इसका कुछ सेटिंग करते हैं, इसमें कुछ तकलीफ आती है। क्या क्या तकलीफ आती है डिफिकल्टीज में, क्या क्या आ सकती है डिफिकल्टीज क्या क्या आ सकती है वो देख लेते हैं। पहला, मुझे ड्राई और प्योर H2 गैस नहीं मिलेगा हमेशा, तो डिफिकल्ट टू गेट H2 गैस। ड्राई और कैसा मैंने बोला आपको, प्योर, ये नहीं मिलेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं शॉर्टकट में दिखा रहा हूँ यहाँ पे, बस H2 गैस से रिलेटेड है। दूसरा पॉइंट आपको मिलेगा कि जो 1 ATM HCl आपको लेना है वो भी बहुत मुश्किल है थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट मेंटेन करना। क्यों? क्योंकि बबल्स आएंगे तो इसको डिस्टर्ब करेंगे, और बबल समझो गैस के रूप में नीचे आया, ऐसे ऐसे गैस के रूप में नीचे आया और यहाँ पे आके इसको स्ट्राइक करेगा, हीट प्रोड्यूस होगी। ये जो सरफेस पे जब ये आएगा तो कॉमन सी बात है, इसको क्या करेगा, यहाँ से वेपर बन के ये जो HCl बाहर जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब ये सारे पॉइंट्स आप पॉइंट नंबर 2 में बताएंगे। पॉइंट नंबर 3 और ईजी वाला पॉइंट है, देख लो, सोच लो, जल्दी 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 जल्दी। 1 ATM प्रेशर को मेंटेन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, मतलब टू मेंटेन 1 ATM प्रेशर थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, अगेन डिफिकल्ट टास्क। 1 mHCl मेंटेन करना डिफिकल्ट टास्क। H2 गैस को प्योर और ड्राई रखना डिफिकल्ट टास्क। प्योर एंड ड्राई, हाँ कन्फ्यूज मत होना, प्योर एंड ड्राई, क्लियर है? तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारी डिफिकल्टीज़ है इसको डिज़ाइन करते समय। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, मैं एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ। कुछ लिखना है, कुछ देखना है तो देख लो, इतना ही भाई, कुछ है नहीं, कन्फ्यूज मत होना। पहला क्या बनाएंगे, डायग्राम, कंस्ट्रक्शन, रिडक्शन, डिफिकल्टीज, खत्म, 3 मार्क हो गए आपके। ऐसे इतना ही लिखो तो भी चलेगा, कंस्ट्रक्शन बस नीचे ऐड कर देना, वो आपको ऐसे ही दिखाना, रिडक्शन हाफ इक्वेशन में चलेगा। इसका एप्लीकेशन बता रहा हूँ जो लास्ट होगा। देख लो एप्लीकेशन कैसे करेंगे, तो इसका एप्लीकेशन का भी एक डायग्राम दिया है आपके बुक में। डायग्राम का नंबर होगा 5.7, याद हो गया है, इतनी बार पढ़ा दिया हूँ। चलो आपको बोला है H2 रिडक्शन में लेने के लिए, इसका मतलब कि ऑक्सीडेशन में जिंक में ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये जिंक रॉड, जिंक सोल्यूशन आप देख सकते हो, उसी का सोल्यूशन ले लिया मैंने, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे वही सेम प्रोसेस वापस से रिपीट करना था। इनफैक्ट ये बड़े बड़े ग्लास जार लेने हैं, इसमें से जगह बनाना है H2 गैस के लिए, क्योंकि 1 ATM होगा। यहाँ से एक आप क्या करेंगे, मर्क्यूरी का रॉड लगाएंगे और ये मर्क्यूरी का प्लेटिनम लगा दिया। यहाँ पे इसको इस तरह से मैंने कन्वर्ट कर दिया, चलेगा। ये इस तरह से बता दिया आपने। जो H2 गैस होता है ना, वो इसके ऊपर एडजॉर्ब होता है, याद रखना। एडजॉर्ब मतलब सरफेस पे एडजॉर्ब होना भाई, जमा होना, जमा होता है और जमा होने के बाद फिर वो रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाता है, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है इस तरह से। अब इसको मैंने कनेक्ट कर दिया इस तरह से। चलो भाई थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया इस बार, तो भावनाओं को समझो। चलो क्लियर है। सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज नहीं रहेगा तो मुश्किल होने वाली है, रिएक्शन कुछ समय के बाद रुक जाएगा। आप समझ चुके हो सारी चीज़ें, चलेगा। अब इसमें क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि सर इसमें जिंक जो है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और जिंक 2+ बन जाएगा। बिल्कुल सही। इस केस में क्या हो रहा है, H+ जो रहेगा वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। बिल्कुल सही। और इस तरह से ये क्या दिखाएगा, ऑक्सीडेशन नेचर दिखाएगा, और ये क्या दिखाएगा, रिडक्शन नेचर दिखाएगा, जिसकी हम बात कर रहे थे। तो मान के चलो कि E0 जो सेल है आपका, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड होता है, ये फॉर्मूला है। बट मान के चल लिया मैंने कि लेट E0 जो सेल है, मतलब ये पूरा जो दोनों से बनने वाला जो सेल होगा वो मेरा X है। अब मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे पुटअप कर दिया, तो ये मेरा मिल गया X = E0 कैथोड। क्या होगा जरा देख लो, कैथोड यहाँ पे कौन होता है, कैथोड ये वाला होता है। कैथोड मतलब हाइड्रोजन वाला है, तो मैं दिखा देता हूँ, हाइड्रोजन प्लस से H बन जाता है, ये कैथोड वाला रिएक्शन है। और E0 एनोड का मतलब Zn से Zn2+ बन जाता है। क्लियर है। बट इसका वैल्यू कितना होता है, 0 आता है। हमने अभी भी सॉल्व किया है, तो बताओ ये क्या मिल गया हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा E0 Zn2+ = -x का मतलब कन्फ्यूज मत होना, ये क्या रखा था माइनस। अब इसकी जगह पे उसका वैल्यू डाल दो जो आपने रखा था स्टार्टिंग में लेट करके, तो -E0 सेल आ गया। बोलो समझ में आया। जो किसके बराबर होता है, तो आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, -0.01
0.76 के बराबर होता है जिंक का। चलेगा, ये इसका एप्लीकेशन, यही छापना है सीधा ही। डायग्राम बनाओ, 2 मिनट का कंस्ट्रक्शन दिखाना, जैसे आपने गैल्वेनिक सेल का दिखाया था, बाद में पूरा छाप दो। यही आंसर है। कोई डाउट किसी को कहीं पर भी तो बोल दो, किसी को भी। एक कंडीशन बता देता हूँ, जरा ध्यान रख लो सब लोग एकदम अच्छे से। आपने नोट्स इक्वेशन में क्या बताया था बच्चे कि ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0 क्या बोला था, 0.0592 डिवाइड बाय n log टू द बेस 10, a का पावर a, b का पावर b, c का पावर c, d का पावर d। याद रखना, अगर इस कंडीशन में a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू d हो जाए, ठीक है, और इक्वल टू 1m हो जाए, तब याद रखना कि जो ई सेल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो बोलने का ई सेल जो है ई नॉट सेल के बराबर हो जाएगा। क्योंकि जब ये 1 हो जाएगा पूरा, तो log 1 0 होता है, पूरा मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ये किस कंडीशन में होगा, जब चारों इक्वल होकर 1m के बराबर, उनका कॉन्सेंट्रेशन 1 हो जाएगा। ये नया एक इन्फॉर्मेशन मुझे याद आ गया तो मैं डाल देता हूँ, ठीक है। बता दे रहा हूँ आपको, इस सिलेबस में अब कुछ नहीं बचा है, बहुत ही कम बचा हुआ है। एक NiCad करके बैटरी होगी, डबल सेकेंडरी बैटरी उसको मानते हैं, और एक मर्क्यूरी करके बैटरी होगी, ये भी सेकेंडरी बैटरी है। ये 2 बैटरी बचे हैं, टेक्स्ट बुक से आप कर सकते हो, कोई इतना हार्ड नहीं है। चलेगा, और लास्ट में सीरीज़ बचा हुआ है। सीरीज़ मतलब एप्लीकेशन है भाई, छोटा सा, कहाँ पे यूज़ होता है, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे यूज़ होती है, खत्म, इसका यूज़ कहाँ पे। तो इस तरह से मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बड़ा चैप्टर जो था बच्चे खत्म कर दिया है। तहलका मच गया, यूट्यूब पे पहली बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है कि आपको वेल प्रिपेयर्ड हर एक चीज़ समझा के कंटेंट वाइज पढ़ाया गया है बच्चे, भगा के नहीं पढ़ाया मैंने, कंटेंट वाइज हर एक चीज़ डायग्राम पे दिखा के समझा के कराया है। तो अगर आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आप कहीं पे शेयर नहीं कर रहे हो, किसी को बता नहीं रहे हो, किसी को बोलते ना दिखा नहीं रहे हो, तो मतलब फिर इस लेक्चर का मेरे लिए तो बच्चे कुछ नहीं है, फिर मेरी तो मेहनत बेकार होने वाली है। तो ऐसा मत करना कि आपके टीचर के, आपके सर की मेहनत बेकार हो जाए। जो इतना पेशेंस के साथ मैं ये वीडियो बना रहा था, आप समझ सकते हो कि एक लेक्चर, एक बड़े चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए कम से कम 4 से 5 घंटे लगातार जब हम बैठते हैं, तब जाके एक चैप्टर कंप्लीट होता है। लगने में तो लगता है सर लगातार पढ़ा देते होंगे, नहीं भाई, बार बार, क्योंकि बैटरी इतनी चलती नहीं है मोबाइल की, ठीक है। बाद में कुछ फ़ोन आ गया किसी का, कुछ भी चीज़ें होती रहती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ होती हैं, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल होता है किसी एक चैप्टर को। आधे घंटे का वीडियो तो बहुत ईजी होता है बनाना, बट वन शॉट इज़ वन ऑफ द डिफिकल्ट टू डिलीवर, क्योंकि आपको ऐसा नहीं कि आप एक बार लगातार बताते चले जा रहे हो। हर एक चीज़ जो है कि आपको समझना पड़ता है कि भाई ये तो पता चले कि जो बच्चे देखने वाले हैं उनको भी तो पता चलना चाहिए कि हाँ लिंक हो रहा है सब चीज़। ऐसा नहीं कि मैं कहीं से कुछ भी बताते जा रहा हूँ, मिक्स होना चाहिए। टेक्स्ट बुक आप ओपन करेंगे तो हर एक चीज़ आपको मिलेगा फ्लो में एकदम, बिना किसी हेजिटेशन के। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहला काम सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जो भी मैं वीडियो रिलीज करूं आपको, आपके यहाँ तक जल्दी पहुंचे। और अगर आपने अपने ग्रुप में, किसी भी कॉलेज के ग्रुप में, या फिर जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, अगर उनको आपने शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर कर दो, ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कंटेंट के साथ में। तब तक आप बहुत सारी स्टडी कीजिए।